गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग विलियनों में उसका अगला अणुसंख्यक गुण करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने वास्तव का अवनमन गुण किया था और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को भी मैंने आपको समझा दिया है। तो अगला जो इसका गुण है उसे हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट को समझना जरूरी है, और बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा समझनी जरूरी है। बॉइलिंग पॉइंट की यानी क्वथनांक की परिभाषा है क्या कि जब किसी हम द्रव को गर्म करते हैं तो जिस ताप पर वो उबलने लगता है, ये हमारा कॉमन सेंस या कॉमन परिभाषा कही जाती है। लेकिन अगर साइंटिफिकली परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा ये है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा वायुमंडल दाब कॉमन ऑन अर्थ जो है वो 760 mm या 1 वायुमंडल दाब होता है। अब अगर बाई चांस हम लोग किसी भी द्रव को ले लें तो उसका खुद का भी नॉर्मल टेम्परेचर कुछ वाष्प दाब होता है जो कि इसके बराबर नहीं है। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो इसकी वाष्प बढ़ती जाएगी और एक टेम्परेचर पर ऐसा होगा कि वो वाष्प का दाब बिल्कुल इस दाब के बराबर हो जाएगा, और उस टेम्परेचर को ही हम लोग इसका क्वथनांक कहते हैं परिभाषा के अनुसार। ठीक है। अब जब हम किसी द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो मिलाने के बाद ये जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, कम। मैंने उधर दिखा भी रखा है कि जो शुद्ध द्रव है उसका वाष्प दाब मैंने इसके वाष्प के अणुओं से दिखा रखा है, और उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया है और उसके अंदर हम देखेंगे कि वाष्प दाब थोड़ा घट जाएगा, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। तो अब अगर हम इसे गर्म करेंगे तो उस वायुमंडल तक जाने के लिए हमें उसे और ज्यादा वाष्प दाब बनाना होगा, यानी कि हमें और ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। इसका मतलब हम ये समझे कि जब हम किसी भी द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब कम होने के कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, और उस बढ़े हुए क्वथनांक को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो अगर हम इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करें, जैसे कि माना जो द्रव था उसका जो क्वथनांक है जिसे हम इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं, मैं शॉर्ट में बीपी लिख रहा हूं, तो वो हम T1 मान लेते हैं जब हम लोगों ने प्योर द्रव लिया है। अब अगर हम इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं जो कि नया बना है, तो जो विलयन बन गया है तो उस विलयन का जो क्वथनांक है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, T2। अब हमें पता है इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है T2, क्योंकि T1 पहले वाला कम था। तो अगर हम लोग कहें कि कितना एलिवेशन हुआ यानी कितना बढ़ गया, तो हम कहेंगे जो आपका क्वथनांक का उन्नयन है, यानी क्वथनांक का उन्नयन वो क्या हो जाएगा, T2 में से हम T1 को घटा दें, जिसे हम डेल्टा T, या इसके शॉर्ट में हम B लगाते हैं, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट लगा हुआ है, तो उससे हम इसको दर्शा सकते हैं। तो डेल्टा TB की हम अब क्या कहेंगे, क्वथनांक का उन्नयन, यानी क्वथनांक में हुई वृद्धि। अब बात आती है कि अगर हम ये जो हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं इस टॉपिक का, उसका मेन पर्पस क्या है। तो जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमारे को इसके बहुत सारे यूज दिखाई देंगे। जैसे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा कि प्रैक्टिकल वाइज बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाकर कि इस डेल्टा टीबी का मान जो है वो विलयन की मोलकता के समानुपाती देखा गया है। तो अगर हम लोग इसे आगे कर लेंगे, डेल्टा टीबी का जो वैल्यू है वो किसके समानुपाती है, मोललता, जिसे इंग्लिश में मोलैलिटी भी बोलते हैं। और अगर हम इस क्वथनांक के जो मोललता है और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है यानी समानुपाती का निशान है उसको हटा दें, तो यहाँ पर एक नियतांक आता है। उस नियतांक को हम केबी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और मोललता का अगर सूत्र लिख दिया जाए, स्मॉल w 1000 और कैपिटल W इंटू स्मॉल m, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ये जो नीचे साइड में मैंने लिख दिया है मोललता का सूत्र हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं आप लोगों को। तो एक नया सूत्र हमको मिला यहाँ पर, और जो किसको रिलेट करता है एक दूसरे से, एक तो करता है कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा डेल्टा के बीच, जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में कितने ग्राम विलय हमने उसमें मिलाया, उस विलय का क्या अणुभार था और कितने ग्राम विलायक में हमने उसको मिलाया। अब हमारे पास यहाँ पर देखी जाए तो 5 ऐसी चीजें हैं जो कि फॉर्मूले में दिख रही हैं। अगर इनमें से हमें कोई भी 4 चीजें दे दी जाती हैं तो हम लोग उससे 5th चीज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ज्यादातर ये न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं फॉर्मूले को, और हमें मोललता को निकालने में इसका यूज किया जाता है और विलय के अणुभार को भी निकालने में इसका उपयोग किया जाता है।
आप लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे जो मैं इनमें करवाऊंगा आप लोगों को, और उस हिसाब से हम लोग इन न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल वाले टॉपिक में सॉल्व करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जब भी किसी विलायक में कोई अवाशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प में कमी होने के कारण उसकी बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी वृद्धि हो जाती है। उस हुई बढ़ोतरी को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जो देखा गया है मोललता के समानुपाती है विलयनों की, और उसे हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस तरीके से हम मोललता को और अणुभार को या हम बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट को एक दूसरे से रिलेट करके इसे न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद में आप लोगों को अगला जो क्वथनांक जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे अणुसंख्यक गुण है उसे भी कराने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो क्वथनांक का उन्नयन है वो एक जैसे हैं और एक दूसरे से संबंधित भी हैं, और एक ही जैसे होने के कारण हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है हिमांक का अवनमन, जिसे इंग्लिश में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले हिमांक की परिभाषा समझनी जरूरी है। तो परिभाषा हमें क्या कहती है कि वह ताप जिस पर किसी ठोस का वाष्प उसके द्रव के वाष्प के बराबर हो जाता है, तो वह उसका क्या कहलाता है, हिमांक। या उल्टा बोल सकते हैं, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प उसके ही ठोस के वाष्प के बराबर हो जाता है, तो वह उसका क्या कहलाता है, हिमांक। तो हिमांक को हम टेम्परेचर T से ही दर्शा रहे हैं। तो जब हम किसी द्रव में कोई अवाशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसका वाष्प कम होने के कारण उसका हिमांक भी कम हो जाता है। तो अगर हम कहें कि जो द्रव था उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक वो T1 था, तो विलयन जब हम उसे बना लेंगे अवाशील पदार्थ का, तो उसका जो T2 वैल्यू जिसे हम हिमांक विलयन का बोल रहे हैं, जिसे T2 से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो कितनी कमी आई, क्योंकि जो क्वथनांक था वो तो बढ़ता था, लेकिन हिमांक क्या होता है, वो घट जाता है। इसलिए हम इस शब्द में बदलाव कर रहे हैं, यहाँ पे अवनमन कह रहे हैं, और अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना। तो कितना कम हो जाएगा, तो इस बारी क्योंकि हमें पता है कि T1 जो है वो वैल्यू में बड़ा है और T2 छोटा है, इसलिए हम T1 में से T2 को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जिसकी वैल्यू डेल्टा T के बराबर होगी। इसके आगे हम एक शॉर्ट F में लगाते हैं, F माने फ्रीजिंग वर्ड है, उससे हम लोग कह सकते हैं कि कितना अवनमन हुआ है, तो डेल्टा TF से हम उसे प्रदर्शित करते हैं। जिस तरीके से क्वथनांक का उन्नयन में हमने देखा कि विलयनों की जो क्वथनांक का उन्नयन है वो मोललता के समानुपाती होता है, सेम जो हिमांक का अवनमन है वो भी मोललता के समानुपाती देखा गया है। और उसी तरीके से अगर हम उसके फॉर्मूले में चेंजेस करते हैं तो वही बदलाव सेम उसमें आते हैं, और हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला सेम वही रहता है, बट थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गई है। यहाँ Kb की जगह Kf आ गया है। तो जो Kb था उसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते थे, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और इसी तरीके से अगर Kf है तो उसको हम बोलते हैं आपका मोलल अवनमन स्थिरांक, क्योंकि एक घटने का है और एक बढ़ने का है। और अगर हमें इनका मान निकालना हो किसी द्रव के लिए, जो कि नियत मान होता है, इसीलिए हम इन्हें नियतांक कह रहे हैं, तो जो भी विलयन हम बना रहे हैं, और अगर हम सिंपली अगर मैं यहाँ पे भी इसको बराबर का निशान देके यहाँ पे Kf लिख दूं, Kf इंटू मोललता हो गया, तो हम ऐसा विलयन बनाए जिसकी मोललता 1, तो जो भी 1 यहाँ पे रखा जाएगा, तो हमें पता है कि जब यहाँ 1 रखा जाएगा तो Kf की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा TF के। उसी तरीके से अगर हमें Kb की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर विलयन की मोललता कितनी होनी चाहिए, 1, तो जितना बढ़ा हुआ क्वथनांक का मान होगा वो Kb का मान होगा। उसी तरीके जितना घटा हुआ Kf का मान होगा जो उसको हम Tf बोल देंगे। तो इस तरीके से हम लोग दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। और क्योंकि ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं वो जल यूज किया जाता है, तो उसके अंदर हम लोग जो वैल्यूज यूज करते हैं वो आपको न्यूमेरिकल्स में बता दूंगा। ज्यादातर तो वैसे वो न्यूमेरिकल्स में दी गई होती हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को जल के लिए जो Kb का मान है और Kf का मान है याद होना चाहिए। तो मैं अगले न्यूमेरिकल्स में उसको समझाते हुए, उसको याद कराते हुए आप लोगों को न्यूमेरिकल करूंगा। और आपसे फिर क्या होगा कि आप जो है आगे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और इसके बारे में आप और दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताएं और लाइक्स करें।